नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसका आज का हमारा प्रैक्टिस सेट तीसरा है। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 3 को लगाएंगे। इसके पहले मैंने 2 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को लगा चुका हूं। अगर आप टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने हिंदी का लेकर आया हूँ। तो ऐसे ही मैं कई प्रैक्टिस सेट 30 क्वेश्चन एक वीडियो में मैं आप लोगों के लेकर आऊँगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है टेट एग्जाम को लेकर, तो ज़रूर आप इस वीडियो को लगाइएगा। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्त, सीधे चलते हैं अपने प्रश्नों पर। और प्रश्न नंबर पहला कह रहा है कि किसे मैथिल कोकिल कहा जाता है। तो मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है, प्रश्न नंबर पहला कह रहा है। तो विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है कि साखी किस कवि की रचना है। साखी, तो साखी किस कवि की रचना है। तो यह जो है विजय देव नारायण शाही की जो रचना है साखी है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प दूसरा का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरा कहते हैं कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे। तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र। ऐसे याद रखिएगा, प्रताप नारायण मिश्र, इसको ट्रिक से जोड़ लीजिएगा, मिश्र पंडित। ठीक, तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा तीसरा का। प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा था हिंदी किस परिवार की भाषा है। तो हिंदी किस परिवार की भाषा है। तो हिंदी सबको पता है कि भारोपियन परिवार की भाषा है, बी वाला विकल्प चौथा का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया गया है, किस अनुच्छेद के तहत, ये पूछ रहा है। तो राजभाषा किस अनुच्छेद के तहत स्वीकार किया गया है। तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद किसके तहत। तो अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा 43-44। ऑप्शन नंबर बी ए वाला विकल्प, सॉरी ए वाला विकल्प 344 सही हो जाएगा, पांचवा का ए वाला विकल्प। ठीक, बी पर मत जाइएगा। प्रश्न नंबर 6, निम्न में भाषा का विशेषता नहीं है। इसमें से कौन सा भाषा का विशेषता नहीं है। तो कौन सा नहीं है। तो भाषा पैतृक संपत्ति है। ये थोड़ी नहीं होती कि भाषा आपको पिता से प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा, ये गलत है, नहीं के अंतर्गत आएगा, और बाकी सभी सही है। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि हिंदी का विकास किस लिपि से हुआ है। तो हिंदी का विकास किस लिपि से हुआ है। तो ब्राह्मणी लिपि से हुआ है, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा सातवां का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि निम्न में कौन अयोग्यवाहक हैं। तो कौन अयोग्यवाहक कहलाते हैं। तो अयोग्यवाहक कौन कहलाते हैं, वो कहलाते हैं दोनों, अनुस्वार और विसर्ग दोनों आ जाते हैं अयोग्यवाहक के अंतर्गत, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं। हिंदी में पूछ रहा है, हिंदी वर्णमाला में कितने कुल स्वर होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, 11 स्वर पर आप टिक करिएगा। 11 स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला में। अगर संस्कृत में पूछे तो 9 मारना है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प 9 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है कि इसको थोड़ा, अरे यार, प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है। इसमें से रूढ़ शब्द आपको बताना है, और रूढ़ शब्द इसमें से कौन सा है। तो देखिए, रूढ़ शब्द जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, ए वाला विकल्प रूढ़ कमल को कहा जाता है। कमल इसमें से शब्द है। विद्यार्थी जो है कि रूढ़ शब्द के अंतर्गत नहीं आएगा, ये योग के अंतर्गत आ जाता है। लंबोदर योग रूढ़ के अंतर्गत आ जाएगा, और पंकज भी योग रूढ़ के अंतर्गत आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से तत्सम रहित शब्द हैं जिसमें तत्सम नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा तत्सम रहित शब्द है। तो काज जो है तत्सम के अंतर्गत नहीं आएगा। तत्सम संस्कृत के शब्द को ही कहा जाता है, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 11 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि निम्न में से पुर्तगाली भाषा के शब्द नहीं है। इसमें से कौन पुर्तगाली भाषा के शब्द नहीं है, आपको बताना है। तो जो आदमी है ना, वो पुर्तगाली भाषा का शब्द नहीं है। बाकी तीनों पुर्तगाली, बाल्टी, गोदाम और आलमारी, ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तो ध्यान में रखिएगा, बी वाला विकल्प 12 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, चाय शब्द किस भाषा का शब्द है। तो सबको ये सरल क्वेश्चन है। चाय जो है चीनी भाषा के शब्द के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प
सही हो जाएगा 13 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 का रहा है कि निम्न में से तद्भव शब्द है। तद्भव आपको इसमें से छांटना है कि कौन सा शब्द है। तो तद्भव शब्द कौन सा है? आंसू जो है तद्भव के अंतर्गत आएगा, बाकी तीनों तत्सम के अंतर्गत आते हैं। तो बी वाला विकल्प 14 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 का रहा है कि निम्न में से तत्सम शब्द है। इसमें से तत्सम शब्द आपको बताना है। तो तत्सम शब्द कौन सा है? गोधूम, गर्द और छुरिका, ये सभी तत्सम के अंतर्गत आ जाएंगे। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 15 का डी वाला विकल्प। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि निम्न में से अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें से कौन सा अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको बचाना है। अश्व घोड़ा को कहते हैं और कौन सा इसमें से पर्यायवाची शब्द उसके अंतर्गत नहीं आता है। तो कौन सा नहीं आता है? तुरंक। तुरंक जो है अश्व के अंतर्गत नहीं आएगा। तुरंग भी आता है और बाजी, तीनों आता है। तुरंक नहीं आता है। तुरंक, तुरक, तुरक नहीं आता है। ये सी वाला विकल्प 16 का सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 17। और प्रश्न नंबर 17 का रहा कि उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द है। उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो उत्कर्ष शब्द का जो विलोम है अपकर्ष होता है। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प 17 का सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 का रहा कि जो तत्काल उत्तर दे सके के लिए एक शब्द क्या होता है। तो जो तत्काल उत्तर दे सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो जो तत्काल उत्तर देता है उसके लिए प्रत्युत्पन्नमति उसको कहते हैं, जो तुरंत विपरीत उत्तर तुरंत दे जाता है। तो सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक। अब प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा है, आपको छांटना है। तो शुद्ध वर्तनी के अंतर्गत जो है उज्ज्वल, उजनी और हनुमान, ये तीनों शुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं, शुद्ध हैं, गलत इसमें नहीं लिखा गया है। तो डी वाला विकल्प 19 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि हर्षित आर्यास में तेज भागता है। हर्षित आर्यास से तेज भागता है वाक्य में कारक है। इसमें कौन सा कारक है? तो देखिए हर्षित आर्यास से तेज भागता है, इसमें कारक आपको बताना है और कारक इसमें जो होगा वो होगा अपादान कारक हो जाता है। तो 20 का बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक। प्रश्न नंबर 21। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? इसमें से स्त्रीलिंग कौन सा शब्द नहीं है? तो जो इसमें से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है वो है काफी। काफी जो स्त्री लिंग के अंतर्गत नहीं आएगा, बाकी तीनों स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 22 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 का रहा है कि लिंग शब्द किस भाषा का शब्द है? लिंग, तो लिंग शब्द किस भाषा का शब्द है? तो लिंग जो है संस्कृत के अंतर्गत आता है। बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 23। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक जो है वह कौन है? वह है भरत मुनि को कहा जाता है। सी वाला विकल्प इसका 23 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, वाक्यम रसात्यम काव्यम पंक्ति किसकी है? तो वाक्यम रसात्यम काव्यम पंक्ति जो है किसकी है? तो वो है विश्वनाथ की। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 करा कि निम्नलिखित में अनुभाव का भेद नहीं है। अनुभाव का भेद नहीं है, तो इसमें से कौन सा अनुभाव का भेद नहीं है? तो वो कौन सा नहीं है? वो नहीं है उद्दीपक जो है अनुभाव के भेद के अंतर्गत नहीं आता है। बी वाला विकल्प 25 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि वियोग श्रृंगार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वियोग श्रृंगार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, एक संयोग और एक वियोग। तो वियोग श्रृंगार को पूछ रहा है कि अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो वह विप्रलंब श्रृंगार के अंतर्गत आता है, वियोग के अंतर्गत। तो बी वाला विकल्प जो है 26 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 और प्रश्न नंबर 27 का कह रहा है कि काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में अलंकार। तो देखिए यहाँ पर दो शब्द घटा दो बार आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग होता है, इसीलिए काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार होगा? वो होगा उपमा अलंकार। दो बार आया है तो उसका अर्थ अलग अलग है, यमक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प यमक अलंकार हो जाएगा, 27 का ए वाला विकल्प। ठीक। अब चलते हैं प्रश्न नंबर
28 प्रश्न नंबर 28 कह रहा कि जहां पर बिना कारण के कार्य हो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो जहां बिना कारण के कार्य का जब होता है तो वहां पर विभावना अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प 28 का सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 29 अंधा युग नाटक किस लेखक द्वारा रचित है? तो अंधा युग नाटक जो किस लेखक के द्वारा रचित है? तो धर्मवीर भारती का काफी फेमस नाटक है, धर्मवीर भारती का, बी वाला विकल्प 29 का। प्रश्न नंबर 30 करा कि किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है आप लोगों को बताना है। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, शमशेर बहादुर को कवियों का कवि कहा जाता है, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 30। तो ये थे हमारे 30 प्रश्न प्रैक्टिस सेट तीसरा। तो हमने लगा लिया, अगर आप यूपी टेट की तैयारी करते हैं तो आप इस प्रैक्टिस सेट को जरूर देखिएगा। काफी कम समय में मैं ज्यादा प्रश्नों को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं और यही मेरा प्रयास रहता है। तो चलिए दोस्त, वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।